हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं सीडीपी के यानी कि बाल मनोविज्ञान के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर है और ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू लिए गए हैं। जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, जितने भी ऑल स्टेट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं टीचिंग संबंधी एग्जाम जिसमें आपका सीडीपी पूछा गया है, उन सभी के ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका एग्जाम चाहे सी टेट का हो, सुपर टेट का हो, चाहे आपका यूपी टेट का हो, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका सीडीपी पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी ये क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये क्लास यूट्यूब पर पहली बार है जिसमें हमने पूरा कंप्लीट ले रखा है। अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लास कर लेते हैं 1 घंटे की, उसमें आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अपने आराम से निकाल लेंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट और क्वेश्चनों का लेवल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और साथ ही इसको जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला ही है हमारा कि बाल मनोविज्ञान को जन्म पूर्वावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किसने माना है। यानी कि वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माना है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो जन्म की अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन है। तो ये आपके वर्ग ने माना है। किसने? जो मनोविज्ञान आपके वर्ग है उन्होंने ये माना है। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से किसने किया है। तो ये किसका आंसर हो गया कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। ये किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आई.जे. निक ने कहा है। किसने कहा है? आई.जे. निक ने। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका क्वेश्चन कि बाल विकास को गर्भावस्था प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किसने कहा। यानी कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास को गर्भावस्था यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किसने कहा है। तो वो आपके क्रो एवं क्रो ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किसके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। वो वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने कहा है कि बालक में एक सच्ची शक्ति का निवास होता है। तो ये आपके कहा है मारिया मांटेसरी ने। किसने कहा? मारिया मांटेसरी ने का ये कथन है। ठीक है, इसी के बाद है कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। ये किसने कहा है? यानी कि वह कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि जो बालक है वो खुद ही यानी कि स्वयं ही विकासोन्मुख यानी कि विकास की तरफ जाने वाला एक पौधा है। तो ये कहा है आपके फ्रोवेल ने कहा है। पौधे से इसकी संज्ञा दी है। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन रहेगा कि गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि जो बच्चे का गर्भ अवस्था से लेकर जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर और परिपक्वता जब तक उसको प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका बाल विकास कहलाता है। क्या? बाल विकास कहलाता है। ठीक है, इसी में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक जो 32 पुस्तकें किसने लिखी हैं। यानी कि वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान पर 32 यानी कि 32 पुस्तकें लिखी हैं। तो वो जीन पियाजे हैं। और जीन पियाजे ने जो क्या कहते हैं उसको जो अध्ययन किया था वो उन्होंने अपने बच्चे पर ही किया था। ठीक है, आगे है कि गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ तथा इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ ये नामक जो पुस्तक है, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ एंड इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ नामक जो पुस्तकें हैं ये किसने लिखी हैं। तो ये आपकी गेसेल ने लिखी है। ठीक है, इसी के साथ है कि इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है। तो इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक जो है वो आपकी टेन ने लिखी है। किसने? टेन ने लिखी है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। तो आगे है आपका कि ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की है। तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की जो स्थापना है वो शली ने की है। किसने? शली ने की है। ठीक है, आगे है कि बायोग्राफिकल स्केच ऑन इन इनफैक्ट क्या जो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन इन्फेंट नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो ये आपकी पुस्तक डार्विन ने लिखी है। किसने? डार्विन ने लिखी है। ठीक है, इसी के साथ है कि माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक जो पुस्तक है ये आपकी प्रेयरी ने लिखी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन
क्लिनिक किसने खोला था? जो शिकागो में प्रथम बाल क्लिनिक है वो किसने खोला था? तो वो आपका विलियम हेली ने खोला था। किसने? विलियम हेली ने खोला था। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल अध्ययन का पितामह किसे कहते हैं? यानी कि बाल अध्ययन के जो पितामह हैं वो आपके स्टैनले हॉल हैं। कौन है? स्टैनले हॉल हैं। और स्टैनले हॉल ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक परिभाषा दी थी किशोरावस्था को लेकर। उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो बहुत ही जटिल, कठिन और क्या कहते हैं, तूफान भरी और संघर्ष भरी अवस्था है। ये किसने कहा था? तो ये आपके स्टैनले हॉल ने कहा था। इसी के साथ है कि ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख माना जाता है? तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में जो पियाजे हैं, पियाजे का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो बाल विकास अध्ययन की जो शुरुआत है वो 1930 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि बाल अध्ययन की क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है उसके कौन प्रतिपादक हैं? चरित्र लेखन विधि के कौन प्रतिपादक हैं? तो वो आपके प्रेयरी हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो निरीक्षण विधि के प्रतिपादन आपके वाटसन है। कौन है? वाटसन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है आपका कि बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन कौन है? तो यानी कि वह कौन है जिन्होंने जो बाल अध्ययन है, बच्चों का अध्ययन है, उसको प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन किया था? तो वो आपके विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, इसी के साथ है आपका कि बाल अध्ययन की प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? यानी कि प्रश्नोत्तर जो विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो आपके सुकरात और वुंट हैं। कौन है? सुकरात और वुडवर्थ है। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक कौन है? तो जो व्यक्ति इतिहास विधि है वो आपके टाइडमैन ने दी थी। किसने दी थी? टाइडमैन ने दी थी। इसी के साथ आपका आएगा कि बाल अध्ययन की लंबात्मक, कौन सी? जो लंबात्मक विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो वो उसके प्रतिपादक हैं आपके कार्ल सी गैरिसन। कौन है? कार्ल सी गैरिसन है आपके लंबात्मक विधि के प्रतिपादन। कौन है? कार्ल सी गैरिसन। व्यक्ति इतिहास की जो विधि है उसके प्रतिपादन कौन है? तो आपके टाइडमैन है। वही प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सुकरात एवं वुडवर्थ है। वही प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपके विलियम वुंट है। ठीक है, आगे आपका आता है कि गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को हरलॉक ने किस श्रेणी में रखा है? यानी कि जो हरलॉक हैं उन्होंने गर्भावस्था से लेकर और परिपक्वतावस्था तक के जो परिवर्तन होते हैं मनुष्य के या बालक के शरीरों में, तो उसकी जो रचना है उन्होंने कैसे रखी है? तो रचनात्मक अध्ययन में रखा है। किसमें? रचनात्मक अध्ययन में रखा है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि बाल मनोविज्ञान में बालक की किस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो बालक की जो गर्भावस्था, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस अवस्था से लेकर बाल्यावस्था तक की जो अवस्था होती है उस पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बाल विकास में बालक की किस अवस्था पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया जाता है? तो ये हमने पिछले ही बता दिया है कि ये गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो बाल विकास है उसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन दिया जाता है और उस पर ध्यान भी दिया जाता है। आगे है कि बालक की किस अवस्था को पठार अथवा विश्राम अवस्था कहा जाता है? तो जो बालक की जो जन्म के 10 दिन से लेकर और 10 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको पठार अवस्था का पठार अथवा विश्राम अवस्था कहा जाता है। कौन से? 10 दिन से 14 दिन तक की, यानी कि जन्म के जो 10 दिन हैं उस 10 दिन या 14 दिन के बीच की जो अवस्था होती है वो आपकी पठार अथवा विश्राम अवस्था कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस भी पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जितना हो सके उतना शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा इंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो जो आपकी जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उन्हें संवेदना तथा इंद्रियों से सीखने की अवस्था मानी जाती है। और ये किसने ये कहा था? तो संवेदी अवस्था है वो किसने बताई है? तो ये आपकी पियाजे ने बताई थी। किसने? पियाजे ने बताई थी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे है कि बाल स्वार्थी अथवा अहम केंद्रित किस अवस्था में होता है? यानी कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है।
आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसे खिलौना है या वो किसी चीज़ से खेल रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो अगर आप उनसे लोगे तो वो आपसे झपट्टा मारेंगे या आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे कि आप वो चीज़ ना लो। आप कभी ट्राई करके देखना कि छोटा बच्चा हो, 2 साल से छोटा छोटा बच्चा हो, उसके पास अगर कोई खिलौना हो या जिससे वो खेल रहा हो या फिर कोई चीज़ हो जिसे वो खा रहा हो, तो वो क्या करेगा, उसको अपने पास ही लेके रखेगा। क्या? तो वो स्वकेंद्रित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी और स्वकेंद्रित हो जाता है। वो खुद को ही अपने केंद्र में रखता है कि सारा जो कुछ भी है सब उसी के पास आ जाए। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये आपकी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे जो आपका है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? तो जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसे संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। और ये अवस्था किसने बताई है? तो प्याजे ने बताई है। और प्याजे ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं को वर्णित किया है? तो प्याजे ने 4 अवस्थाओं में बालक के विकास को बांटा है। ठीक है, आगे है कि किस आयु को बालक की खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो जो बालक की जब बच्चा 2.5 वर्ष से 5 वर्ष के जो मध्य की जो आयु होती है वो खिलौनों की आयु कहलाती है। किसकी? बालक की खिलौनों की आयु कौन सी होती है? तो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की आयु, क्योंकि इस समय बच्चा जो है वो अपने जो उसके खिलौने होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, उन्हें उनके साथ खेलने में मज़े आते हैं, साथ ही वो उनके साथ व्यवहारिक एक तरीके से कहें तो उन्हें सजीव तरीके से खेलता है कि ये मेरा गुड्डा है, गुड्डा की गुड़िया से शादी हो जाती है और पूरा प्रोग्राम चलता है, तो उनको क्या लगता है कि जो ये गुड्डा और गुड़िया हैं उनमें जान है। ठीक है, तो इस तरीके का क्या है, तो जो खिलौनों की आयु तो 2.5 से 5 वर्ष की हो जाती है। फिर आता है कि प्रतीकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था किसे कहा जाता है? यानी कि जो प्रतीक होते हैं उनके बारे में सोचना समझना, ये इस तरीके की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है, जैसे कि बच्चे को आप फोन दिखाओगे तो बोलेगा ये फोन क्या करता है। ठीक है, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं प्रतीकों को देखकर, यानी कि फ्रिज है तो फ्रिज में पानी ठंडा क्यों होता है, और टोटी से जो हमारी पानी की जो टोटी होती है उसमें से पानी कैसे निकलता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि चीज़ों को देखकर उनके जो प्रतीक हो गया, क्या चीज़ें जो वस्तुएं हैं वो उनकी प्रतीक हो जाती हैं। उन वस्तुओं को देखकर उनके जो दिमाग में जो विचार आते हैं, तो उन विचारों की तैयारी की जो व्यवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल विकास की किस अवस्था को विवेचना रहित विचार अवस्था कहा जाता है? जो बाल विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसको विवेचना रहित विचार अवस्था कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, विवेचना रहित, यानी कि वो ये नहीं देखते कि ये क्या है क्या नहीं है, बस उनको उस चीज़ पर तर्क करना है, उन पर विचार करना है, लेकिन उनमें विवेचना नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन सी 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। फिर होता है कि बालक में अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? यानी कि वो जो चिंतन कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई उसका तर्क नहीं है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, आगे है आपकी कि बाल विकास की किस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। और संवेदी संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो जन्म से 2 वर्ष की हो गई है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो 2 से 7 वर्ष की हो गई। ठीक है, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे है आपका नेक्स्ट की बाल विकास की कौन सी अवस्था नकारात्मक अवस्था कहलाती है? नकारात्मक यानी कि जो बच्चा होता है उसके दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, निगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। तो नकारात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो वो आपकी 11 से 13 वर्ष की आयु होती है। यानी कि जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में बहुत सी चीज़ों को, उसे निगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो उसे घेरती हैं, उसे आकर्षित करती हैं। आपको पता होगा कि जो अच्छी चीज़ें होंगी वो आपको इतनी जल्दी आकर्षित नहीं करती है, लेकिन जो गलत चीज़ होगी वो बहुत जल्दी आपको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षण पैदा करती है। तो नकारात्मक अवस्था कौन सी है? तो 11 से 13 वर्ष की आयु है। वहीं आता है कि व्यय संधि काल यानी कि ओवरलेपी काल किसे माना जाता है? तो जो ओवरलेपी काल है वो आपके 11-12 और 13-16 तक की जो अवधि होती है वो आपकी व्यय संधि काल होती है। ठीक है, फिर है कि यानी कि जो आपकी बाल्यावस्था के बाद आप किशोरावस्था में जाते हो, तो उसकी जो बीच में जो आपके परिवर्तन चल रहा होता है वही आपका व्यय संधि काल होता है। ठीक है, यानी कि ये आपकी बाल्यावस्था हो गई, ये आपकी किशोरावस्था हो गई। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपकी व्यय संधि है। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे है कि सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है। तो बच्चे का जो सीखने का आदर्श काल है वो शैशवावस्था पता चल जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पैर पालना में ही पता चल जाते हैं। पालना यानी कि जो बच्चा है उसका कैसा क्या बड़े होके कैसा क्या बनेगा, कैसा क्या उसका व्यवहार रहेगा, इस चीज का जो उसका पूरा डेवलपमेंट है ये उसके बचपन यानी कि शैशवावस्था में ही हो जाता है। उसके घर का जो माहौल है वो हर चीज शैशवावस्था से ही सीखता है। आपने ये भी पढ़ा है कि क्या कहते हैं, जो बच्चा है उसकी प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो परिवार या घर होता है। और प्रथम टीचर कौन होता है, तो वो उसकी माँ होती है। यानी कि बच्चा जो उसके घर में जैसा वातावरण होता है वैसा ही बच्चा बन जाता है। अब वो एक अलग हो गया कि मतभेद होते हैं कि जो चोर का बेटा चोर नहीं सिपाही भी बन जाता है, वो एक अलग मतभेद हो जाता है कि सिपाही का जो पुलिस है, पुलिस का बच्चा जो है वो चोर बन जाता है, तो ये एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन जो बच्चे का जो मेंटली डेवलपमेंट होता है वो उसके घर से ही हो जाता है। यानी कि सीखने का जो आदर्श काल है वो उसका शैशवावस्था ही होती है। ठीक है, आगे है आपका कि समुचित समवैगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है। तो जो स्वर्णिम काल यानी कि सबसे सुखद काल जो होता है वो बच्चे का शैशवावस्था ही होती है। ठीक है, इसी के साथ है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कथन किसने कहा था, तो ये वैलेंटाइन ने कहा था कि जो बच्चा है, बच्चे का जो शैशवावस्था है तो वो सीखने का आदर्श काल है। ये कथन किसने दिया है, तो ये आपके वैलेंटाइन ने कथन दिया है। वहीं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो वो आपकी शैशवावस्था हो जाती है। उसी के साथ है कि क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी होती है, तो वो शैशवावस्था होती है। क्षणिक संवेग से मतलब तात्पर्य है कि जैसे कि कोई बच्चा है वो किसी चीज से खेल रहा है, आप मान लो जैसे फोन ही है, फोन से खेल रहा है और आपको बच्चे से फोन लेना है, तो आप क्या करोगे, फोन लोगे और ऐसे करके झूठा ही फेंकने का इशारा कर दोगे, तो बच्चे को क्या लगता है कि मम्मा ने फोन फेंक दिया। यानी कि अब जो उसकी जो संवेग थे वो थोड़ी देर के लिए वो रोएगा और फिर भूल जाएगा कि उसके पास फोन था भी या नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके के यानी कि वो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता है। उसके सामने से अगर चीज़ें हट जाती हैं तो वो उसके बारे में फिर नहीं सोच पाता है उसके, तो ये क्या है, क्षणिक संवेग होते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो और आप उसे थोड़ा सा प्यार कर दो तो वो हंसने लगता है, और हंसते ही हंसते वो रोने लगता है, आप थोड़ा सा उसको डांट दो तो क्या है, वो तुरंत भूल जाता है और हाल वो हो जाता है। तो क्षणिक संवेग होता है। फिर है कि किस काल को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं, यानी कि पूरे जीवन की जो आधारशिला है वह कौन सी अवस्था होती है, तो वह आपकी शैशवावस्था ही होती है। ठीक है, इसी के साथ है कि शैशव काल का समय कौन सा है, तो शैशव काल का जो समय होता है वो जन्म से 3 सप्ताह तक होता है। कौन सा होता है, जन्म से 3 सप्ताह तक का जो समय होता है वो आपका शैशव काल कहलाता है। ठीक है, आगे है कि प्रारंभिक शैशव किस अवस्था को कहा जाता है। प्रारंभिक यानी कि शुरुआती, तो वो आपका 1 से 15 माह तक का जो टाइमिंग होती है, 1 से 15 माह यानी कि 1 से 0 से लेकर 1.5 साल की उम्र तक का जो है वो आपका प्रारंभिक शैशवावस्था में आता है। वही है कि उत्तर शैशवावस्था कौन सी होती है, तो उत्तर शैशवावस्था में आप मान सकते हैं 15 माह से लेकर 30 माह तक। ठीक है, आगे आएगा आपका कि उत्तर शैशवावस्था। तो उत्तर शैशवावस्था किस आयु को कहते हैं, तो ये तो हो गया आपका 15 से 30 माह। फिर आता है मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता यानी कि जो बच्चा है अभी छोटा ही है लेकिन वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझ में परिपक्वता आ गई है, तो ये कौन सी काल है, बाल्यावस्था है। यानी कि अब जब बच्चा 5 वर्ष से ऊपर हो जाता है तब आप उसे किसी चीज के लिए समझाओगे या कुछ कहोगे तो वो कहेगा अरे नहीं मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या उसका आंसर क्या होता है, अरे मम्मा नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, ये ऐसे ही होता है, मैं कर लूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये कैसी अवस्था हो जाती है, मिथ्या परिपक्वता, यानी कि जो बच्चा है वो खुद को मानने लगता है कि वो परिपक्व हो गया है। फिर है कि खेल की आयु यानी कि अपने दोस्तों के, अपने समूहों के साथ खेलने की जो प्रवृत्ति होती है, खेलने की जो आयु है वो आपकी बाल्यावस्था ही होती है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे रहेगा आपका कि मूर्त चिंतन, यानी कि जो उन बच्चों को जो चीज वस्तुएं दिखाई देती है मूर्त रूप में जो दिखता है उनके बारे में वो चिंतन करते हैं। तो मूर्त चिंतन की अवस्था जो है वो किसे कहा गया है, तो वो आपकी बाल्यावस्था है। वहीं जीवन का अनोखा काल, तो जीवन का अनोखा काल भी आपकी बाल्यावस्था को ही कहते हैं। वहीं आता है कि वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है, तो जो वैयक्तिक भिन्नता है उनका प्रमुख आधार क्या होता है, तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो आपके उनके वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का मिलन से होता है। ठीक है, और जो उसके विकास पर जो प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है वो उसके पर्यावरण का पड़ता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे अब आपका है कि ये तो हो गया वैयक्तिक भिन्नता का कारण क्या है, तो वो भी आपका वंशानुक्रम होता है। व्यक्तिगत भेद के कारण क्या होते हैं, तो वंशानुक्रम वातावरण होता है। व्यक्तिगत भेद का यह कारण नहीं है तो वो जनसंख्या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे
नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके, कोई भी। तो ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये आपका स्किनर का है। स्किनर महोदय ने कहा है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके। तो ये कथन किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। इसी के साथ आगे है कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। ये किसने कहा है? तो क्रो एवं क्रो ने कहा है कि जो विद्यालय होता है, विद्यालय का ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, विद्यालय का ये कार्य है कि प्रत्येक बच्चा, यानी कि जो प्रत्येक बच्चा है उनके लिए एक बढ़िया, एक उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाए, चाहे वो बालक किसी भी तरीके से कितना भी भिन्न क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उसकी बॉडी में कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी तरीके की किसी भी समस्या हो, जैसे कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी तरीके की अपंगता हो, कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सभी के लिए उपयुक्त शिक्षा होनी चाहिए। तो ये कथन किसका है? ये कथन क्रो एवं क्रो का है। आगे है कि असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। तो जो जिनका जो व्यक्तित्व होता है वो उनका असामान्य होता है। तो वो कैसे होते हैं? तो वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक है। आगे है कि वह अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग कहते हैं कि जो बच्चा है जब वो किसी चीज से डरता है, आप नॉर्मली लेके चलो कि बच्चा है, बच्चे ने शैतानी की और उसके कपड़े गंदे हो गए, तो अब कपड़े भले उसने जानबूझकर गंदे किए हों, लेकिन वो क्या है, उसको पता है कि उसकी जो मम्मा है वो उसको डांटेगी, तो वो क्या, मम्मा की डांट से वो भय ग्रसित है। क्या है? मम्मा जो उसे डांटेंगी उससे वो डर रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, घर जाके झूठ बोल देगा कि मम्मा मैं ऐसे ऐसे गिर गया था या इसने मुझे गिरा दिया था, तो इस तरीके के वो झूठ बोल देगा। तो ये क्या होता है कि जो भय है, झूठ बोलने का जो मूल कारण क्या होता है, तो वो डर या भय होता है। ठीक है। ये किसने कहा है? तो स्ट्रॉन्ग ने कहा है। वही है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से अधिक होती है। वहीं अगर सामान्य बालकों की बात करें तो जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से लेकर 110 के मध्य होती है। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि पिछड़े बालक वे हैं जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। तो पिछड़े बालक कौन है? जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। ठीक है। शैक्षणिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम की मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपके कप्पू स्वामी ने कहा है। ठीक है। आगे है कि बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं। तो बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं? एक तो आपका अनुवांशिक कारण हो सकता है, दूसरा शारीरिक कारण हो सकता है, और तीसरा आपका मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। फिर है कि वैयक्तिक अंतर में मनोविज्ञान के जनक हैं। तो जो वैयक्तिक अंतर है उसके मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? तो सर फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है। आगे है कि मनोविज्ञान के जो व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक आपके वाटसन है। कौन है? वाटसन है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर आता है कि मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विश्लेषणवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं। मनोविश्लेषणवाद तो वो भी आपके सिगमंड फ्राइड हैं। फिर आता है कि अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो वो आपके थॉर्नडाइक का है। इसी के साथ है कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। आगे है कि जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो उसे हम विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो आपके पियाजे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? तो जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें चिंतन एवं गुणात्मक परिवर्तन से है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य किससे है? तो चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक है। आगे है कि जीन पियाजे द्वारा बाल विकास की किन अवस्थाओं का अध्ययन किया गया है? तो जीन पियाजे ने बच्चे की शैशव काल से लेकर किशोरावस्था तक की अध्ययन किया है, अवस्थाओं का अध्ययन किया है। ठीक है। फिर है कि संज्ञानात्मक विकास को किसने ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकार किया है? तो जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकार किया है।
नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो जो बच्चा है वो औपचारिक संघ क्रियात्मक जो अवस्थाएं हैं वो 11 से 16 वर्ष की आयु में अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या यानी कि बच्चे को कुछ नहीं दिखाई देगा। किशोर अवस्था क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो किशोर बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं टीचर बनूंगा, टीचर बन के फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, ये ऐसे करूंगा, पूरा प्लानिंग मतलब माइंड में कर लेता है। लेकिन उसको वो माइंड में ही सब कुछ रखे है, सामने कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन माइंड में उसने पूरा ग्राफ बना रखा है। तो ये क्या है, तो ये आपका अमूर्त चिंतन हो जाता है। तो ये अमूर्त चिंतन की जो बौद्धिक क्रियाएं होती हैं ये कब आती हैं, तो ये 11 से 16 वर्ष की आयु में आती है कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा, कि फिर क्या करूंगा, फिर कैसे क्या करूंगा। आगे है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई है, तो वो भी आपके जीन पियाजे ने ही की है। फिर है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूर्त संक्रिया काल किस आयु तक के बच्चों में होता है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि वस्तुओं को देखकर उनके बारे में विचार करना, तो ये आपकी 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। फिर है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को ज्वार भाटा काल कहा जाता है, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि की विकास की अवस्था। जो संवेगात्मक शरीर, हमारे माइंड में बहुत सारे संवेग आते रहते हैं तो ये उनका पूरा एक ज्वार भाटा यानी कि ज्वालामुखी की तरफ फटता है हमारे अंदर संवेग। तो वो कौन सी, तो वो आपकी किशोरावस्था हो जाती है, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि विकास की अवस्था है। जब हमारे किशोरों में क्या होता है, बहुत तरीके के विचार हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, तो वो कौन सी काल हो जाती है, ज्वार भाटा काल हो जाती है। फिर है कि मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। क्रो एवं क्रो, जो ये किसने कहा है, तो ये आपके क्रो एवं क्रो ने ये कथन कहा है। ठीक है, इसी के साथ आपका आएगा कि जो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा जो जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन करता है, तो ये किसने कहा है, तो ये ड्रेवर ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक शाखा है जिसमें जो बच्चे के जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। फिर है कि बुद्धि कार्य करने की विधि, तो बुद्धि कार्य करने की जो विधि है ये किसने दी है, तो ये आपकी वुडवर्थ ने दी है। व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के गठन, व्यापार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं और तरीकों का विशिष्ट संगठन क्या है, तो वो मन है हमारा, क्या है, हमारा मन है। ठीक है, फिर है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ये किसने कहा है, तो ये स्किनर ने कहा है। फिर है कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो ये किसने कहा है, तो ये आपका कथन गैरेट ने कहा है। आगे है कि मन में किसी उद्देश्य एवं लाभ को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना क्या होता है, तो वो आपका तर्क होता है। और ये किसने कहा है, तो ये गैरेट ने कहा है। ठीक है, इसके बाद है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये किसने कहा है, तो ये रूथ बेना एडिक्ट है, उन्होंने कहा है कि जो वंशानुक्रम होते हैं, वंशानुक्रम वो गुण होते हैं जो माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये किसने कहा है, तो ये विनय ने बुद्धि के 4 जो विनय हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बुद्धि के 4 शब्दों में बांटा है जिसमें आपका ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना आती है। आगे है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये किसने कहा है, तो रायवर्न ने कहा है कि जो बुद्धि है, बुद्धि एक ऐसी शक्ति होती है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। इसी के साथ है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो बुद्धि है वो बुद्धि हमारी समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये किसने कहा है, तो ये कथन जो है ये आपका फ्रीमैन ने दिया है। इसी के साथ है कि बच्चा को जो कुछ बनना होता है वह शुरुआती 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है, तो ये कथन आपका फ्राइड का है। ठीक है, आगे है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी, तो ये परिभाषा आपकी वाटसन ने दी थी। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कैसा भी बच्चा दे दो, नवजात बच्चा दे दो,
और आप जो चाहो मैं उसे बना दूंगा, चाहे आप डॉक्टर, वकील, चोर, जो भी चाहो मैं उसे बना सकता हूँ। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन जो है ये आपका वाटसन का कथन है। इसी के साथ है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा है? तो ये कथन आपका क्रो एवं क्रो ने दिया है। इसी के साथ है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रणाली है। त्रिध्रुवी यानी कि 3 ध्रुवों पर टिकी हुई है। जो शिक्षा है वो 3 ध्रुवों पर टिकी हुई है, जिसके अंतर्गत आपकी शिक्षा, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। ये किसने कहा है? तो ये आपके जॉन ड्यूवी ने कहा है। इसी के साथ आपका आगे आएगा कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये किसने कहा है? तो ये आपके सिगमंड फ्राइड ने कहा है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जो विस्मरण यानी कि भूल जाना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो दुखों, जो हमारे जीवन में दुख होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको हमारी मेमोरी यानी कि स्मृति से हटा देता है। तो वो क्या होता है? विस्मरण हो जाता है। ठीक है, आगे आएगा हमारा कि बाल विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये वुडवर्थ ने दिया है कि जो बालक का जो विकास होता है वो आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। इसी के बाद है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा है? तो ये आपके रॉस ने कहा है। इसी के बाद है कि बालक एक ऐसी पुस्तक शिक्षक को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए। तो ये किसने कहा है? तो ये रूसो ने कहा है। फिर है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा है? तो ये आपके वुडवर्थ ने कहा है। इसके बाद आएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो ये आपके स्किनर ने कहा है। इसी के साथ है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं तनाव की अवस्था है। तो ये स्टैनली हॉल ने कहा है। और मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक विज्ञान है। ये किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। और जो वाटसन है ये आपके व्यवहारवाद जो है, आपका व्यवहारवाद का जो अध्ययन यानी कि व्यवहारवाद जो है वो आपके किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञानक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह जो शिक्षा है वो शिक्षक और अभिभावकों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य सीखने से है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कि सीखने से है, यानी कि मनुष्य के सीखने से है इसका मुख्य उद्देश्य। तो ये किसने कहा है? तो ये आपके सारे एवं टेलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, आगे है कि अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके विलियम जेम्स। ठीक है, आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वो बहुत व्यापक है, यानी कि बहुत बड़ा है, यानी कि व्यापक। फिर आता है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो ये आपकी मनोविज्ञान के सिद्धांत में इसकी आधारशिला रखी गई है। आगे है कि गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान, यानी कि व्यवहार का ज्ञान या व्यवहार में परिवर्तन, यही आपके मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसी के बाद है कि कप्पुस्वामी के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों को सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है मनोविज्ञान शिक्षा का। ठीक है, इसी के बाद आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कार्ल सैनिक के अनुसार क्या है? तो कार्ल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना बताया है। ठीक है, आगे है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो बालक का विकास यानी कि बाल विकास। फिर है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट उद्देश्यों में बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना ही आपके शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसके बाद आता है कि बाल्यावस्था के 2 भाग कौन से हैं? तो एक तो आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है। फिर है कि जब बच्चा 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना होता है, यानी कि उसके माइंड में कितने शब्दों को ग्रहण कर लिया गया है? तो वो आपके 6000 शब्द होते हैं। ठीक है, आगे है कि संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो संकल्प शक्ति के आपके 3 अंग हैं। वही है कि व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां, तो वो आपकी एक तो बुद्धि परीक्षण है, दूसरा व्यक्ति इतिहास विधि है, दूसरा रुचि परीक्षण है। इससे हम क्या करते हैं कि व्यक्तियों का भेद करते हैं, यानी कि व्यक्ति यानी कि ये किस लेवल का बच्चा है, ये किसका है, ये कैसा है, तो इस तरीके का हम पता करते हैं। ठीक है, आगे है
कि बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। तो समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है? क्रीड़ा स्थल है। इसके बाद आता है कि बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल, प्रवर्तनात्मक, पुरस्कार व दंड एवं सामाजिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हम। आगे है कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत होता है? यानी कि बच्चों की जो अतिरिक्त शक्ति, कौन सा अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है वो किसी भी काम में नहीं आता है। जब बच्चा खेलता है तो खेलने के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। इसी के बाद है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो पहले बच्चा अक्षर सीखता है, फिर ज्ञान, अक्षर ज्ञान होता है, फिर उसके बाद सुनकर भाषा समझता है, फिर ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो क्या पहले अक्षरों का ज्ञान सीखता है, फिर सुनकर भाषा को समझता है, फिर ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना सीख जाता है। ये क्या है? ये भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं। ठीक, आगे है कि स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रण क्रिया है। इसके बाद है कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? तो ये भीरू है। फिर है कि अभिप्रेरणा का महत्व है। तो रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित में आपका अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के बाद है कि उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक की होती है। फिर है कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। तो अंतिम सोपान क्या है? तो भाषा विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद है कि शिक्षा का कार्य। तो शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। फिर है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक बच्चे का वातावरण होता है, यानी कि बच्चा जो है वो किस माहौल में है। फिर है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो वो होती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे का जो विकास होता है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरीके की अवस्थाओं का पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। फिर है कि चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो आपका मनोरंजन संबंधी कारक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी बच्चे की 14 वर्ष की आयु। फिर है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो बालक के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता ही शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आवश्यकता है। फिर है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में होता है। इसके बाद है कि मानव विकास का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो वो आपका पीनियल ग्रंथि से सक्रियता से बढ़ता है। इसी के साथ है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ये किसने कहा है? तो ये आपके हरलॉक ने कहा है। हरलॉक ने कहा है कि कोई भी 2 बालक हों उनमें समान विशेषताएं नहीं होती, सब में अलग अलग होती हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये आपका हरलॉक का है। इसके बाद है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये कैसा है? तो ये आपके मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है। बालक की वृद्धि रुक जाती है जब हमारा शरीर परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब बच्चा जो होता है आप देखेंगे छोटे से बढ़ता जाता है, फिर एक उम्र पर आकर फिर वो बढ़ना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जो बढ़ने की जो उसकी परिपक्वता अवस्था थी वो पूरी हो चुकी है। अब केवल उसका बौद्धिक ही विकास हो सकता है, लेकिन उसका जो शारीरिक विकास है वो नहीं होगा, क्योंकि वो शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त कर चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो आज की सीरीज हम यही स्टार्ट करेंगे। आधे घंटे की आपकी 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसी को हम रिपीट करेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन है उनका आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट। तो